आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम नए बिजनेसेस में आने वाले चैलेंजेस को रिजॉल्व कर सकते हैं और क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके ऊपर हम डिस्कशन अभी स्टार्ट करेंगे। बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जब नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अलग अलग एरियाज़ में चैलेंजेस हो सकते हैं। कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस होते हैं, स्टाफ को लेके चैलेंजेस आते हैं, मार्केटिंग सेल्स के चैलेंजेस होते हैं। तो इन सब चैलेंजेस को डिस्कस करते हैं। कहाँ से शुरू करना चाहोगे निकिता? सर, आज हम सबसे पहले इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें न्यू बिजनेस के लिए, वहाँ से स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट कैसे प्लान करें? देखो, इन्वेस्टमेंट प्लान करने का मतलब दो तरीके से होता है। एक तो ये होता है कि अगर तो आपको अपने बिजनेस को जो आप स्टार्ट करने जा रहे हो उसकी टोटल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट आपको मालूम है कि मैं ये बिज़नेस पर्टिकुलरली स्टार्ट करने जा रहा हूँ, ये इसकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट रहेगी, इसमें इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये इसकी ऑपरेशन कॉस्ट है, ये मार्केटिंग कॉस्ट है, और आपने उसका पूरा बिजनेस साल भर के लिए प्लान कर रखा है। ठीक है, तो उसके बेस पे आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को कर सकते हो। मगर अगर आपके पास ये डाटा अवेलेबल नहीं है तो आई थिंक यही एक चैलेंज है कि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो बट आपको ये नहीं मालूम कि आपके पास उस बिज़नेस को मैनेज करने के लिए कितने फंड्स अवेलेबल होने चाहिए। राइट, तो देखो, इसमें आसान तरीका ये रहता है कि आपको अपने बिज़नेस को जब भी आप स्टार्ट करें तो आप अपने बिज़नेस की कॉस्ट को, जो पैसा इन्वॉल्व होने वाला है, उनको दो एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके, एक तो होता है आपका वन टाइम फिक्स्ड कॉस्ट जो आपको उस बिज़नेस को सेटअप करने के लिए लगेगा, राइट, और दूसरा होता है रेकरिंग कॉस्ट जो उस बिज़नेस को रन करने के लिए लगेगा, उस बिज़नेस को चलाने के लिए लगेगा। और जो रेकरिंग कॉस्ट है वो आपकी मंथली, एनुअली आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे अपने बिज़नेस में। तो जब भी आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले तो ये देखिए कि आपका ओवरऑल बिज़नेस जो आप स्टार्ट करोगे उसकी फिक्स कॉस्ट क्या है। फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आ सकता है? जैसे आप एक स्टोर स्टार्ट कर रहे हो या ज्वेलरी स्टोर है आपका, तो आपको क्या चाहिए होगा? एक शोरूम चाहिए होगा। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको क्रिएट करना है, उस शोरूम के अंदर आपको सेटअप करना है, चीज़ें लगानी है, डिस्प्ले करना है, तो वो आपके फिक्स कॉस्ट आ गए। राइट, अब आते हैं वेरिएबल फैक्टर्स या रेकरिंग कॉस्ट जो आपकी बिजनेस के अकॉर्डिंगली चेंज होती है। तो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो हो सकते हैं जो हमारे बिज़नेस को सेटअप करने के लिए इम्पॉर्टेंट है, और जो हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो हमारे बिज़नेस को रन करने के लिए होते हैं। सो बेसिकली हम बोल सकते हैं सर कि वेरिएबल एक्सपेंसेस हमारे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गए, रेंट वगैरह हो गए, स्टाफ सैलरीज एंड अब मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारे आपको इस तरीके से आपका इनिशियली स्टार्ट होता है कि आपको जब आप बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी ओवरऑल आपकी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और आपकी वेरिएबल या रेकरिंग कॉस्ट कितनी है। तो हमें फिक्स्ड एक्सपेंसेस से इतना आइडिया हो जाता है कि क्या हमारे एक्सपेंसेस जाने वाले हैं या कितना हम कॉस्ट उस पर स्पेंड करने वाले हैं। बट वेरिएबल जो कॉस्ट होती है, मान लो हमारी सैलरीज हैं, रेंट्स हैं या अदर एक्सपेंसेस जो भी आते हैं, वो हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं कि उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि मेरा इतना बजट या इतना परसेंटेज मुझे बजट लेके चलना होगा। बिल्कुल, क्योंकि एवरेज ये एक सबसे बड़ा चैलेंज होता है। बहुत बिजनेसेस इसी लेवल पे जब ये फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करते हैं तो वो आगे बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाते। करेक्ट। देखो, कोई भी बिजनेस है वो आप कभी भी ये मत मान के चलो कि वो आपको डे वन से पैसा देगा। ओके, बिजनेस में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है आपका कैश फ्लो। ओके, कैश फ्लो का मतलब क्या हुआ कि आपकी सेल्स हो रही है रेगुलर और आपके पास कैश आ रहा है। ठीक है, चाहे वो बैंक में आ रहा है, वट एवर वी कॉल इट कैश फ्लो। ठीक, अब वो कैश फ्लो के बाद उस कैश फ्लो में जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, एक कंपोनेंट आपका मंथली एक्सपेंसेस का हो गया। अब आप मान के ये चलो कि जैसे आपके मंथली एक्सपेंसेस 2 लाख रुपए के हैं। ठीक है, आपका मंथली कैश फ्लो कितना है? 2.5 लाख का। ठीक है, और आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट थी जब बिजनेस सेटअप किया था, तो आपने उसके अंदर जो इक्विपमेंट और बाकी चीज़ें लगाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आपने 15 लाख के असेट्स वहाँ पे क्रिएट किए। ओके, राइट, और अब आप मुझे ये बताओ कि आपका 2 लाख का कैश फ्लो है और 2.5 लाख का आपका कैश फ्लो है।
2 लाख के आपके एक्सपेंसेस हैं, तो कंपनी के पास कितना प्रॉफिट हो रहा है? 50,000 जी 50,000। अक्सर लोग यही चीज़ को कहते हैं कि 50,000 प्रॉफिट हो रहा है, ओके क्योंकि आपने वो कॉस्ट अभी तक इस 50,000 में से डिडक्ट नहीं की या वो कैलकुलेट नहीं की जो आपने 15 लाख की इन्वेस्टमेंट पे लगा रखी है, ओके राइट? राइट तो आपने वो 15 लाख रुपए जो इन्वेस्टमेंट करी है, हाँ जी फिक्स कॉस्ट थी, ठीक है, तो आप अभी प्रॉफिट में नहीं आए हो क्योंकि आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं हुई है। अभी आप नेगेटिव पे ही चल रहे हो। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो 15 लाख की कॉस्ट आप अपने बिजनेस में कितने ईयर्स के लिए कंटिन्यू करना मेंटेन है। करते हो। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि मैं ये कॉस्ट जो है ये 15 ईयर्स के लिए इसको काउंट करूँगा ठीक है या 5 ईयर्स के लिए लूँगा। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेके चलो, जो बिज़नेस अभी स्टार्ट करें, क्योंकि हम ये डिस्कशन कर रहे हैं उनके लिए जो बहुत जल्दी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं राइट या अभी स्टार्ट किया है, सो दैट हम बहुत टेक्निकल चीज़ों को ना करें, ओके राइट? तो एक एग्जांपल देते हैं, आप गाड़ी खरीदते हो लोन पे, हाँ जी गाड़ी लोन पे खरीदते हो तो लोन का आपने क्या किया, आपने दिए गाड़ी असेट क्रिएट कर दिया, ओके ये आपकी गाड़ी आ गई, ठीक है। लेकिन गाड़ी के लिए जो लोन लेते हो वो आप कितने टाइम में रीपे करते हो? मैक्सिमम 7 years 7 ईयर्स, 5 ईयर्स, 3 ईयर्स, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने कितने साल का लोन लिया है, राइट ठीक है। उसी तरीके से आपका क्या हुआ कि जब आपने 5 साल का लोन लिया है और 5 साल में आपने गाड़ी ली, इंस्टॉलमेंट आप रेगुलर देते रहे हो, तो 5 साल बाद क्या हुआ, आपकी गाड़ी कंप्लीट उसकी लोन पे हो गया, ठीक है, और आपकी गाड़ी की पूरी कंप्लीट वैल्यू आपको मिल गया मिल गया, आपकी गाड़ी आपकी हो गई। इसी तरीके से बिजनेस में भी जो आपने फिक्स कॉस्ट की है उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओके और उतने सालों के लिए उसको विद इंटरेस्ट, क्योंकि आपने लोन भी दिया है बिजनेस में, राइट सभी अपनी कैपिटल नहीं लगाई है, तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट अमाउंट है प्लस जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था उसको भी आपको कैलकुलेट करना चाहिए। राइट उसके बाद उसे आप मंथली वेरिएबल कॉस्ट में कंपोनेंट बना करके ओके अकाउंट फॉर करो। कॉल अब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने कहा कि ठीक है मेरा 15 लाख का इन्वेस्टमेंट था और मैं 25,000 रुपये हर महीने इसको वेरिएबल फिक्स कॉस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करूँगा, तो अब आपके पास मंथली जो सरप्लस मनी होगी वो 50,000 नहीं होगी, 25,000 होगी, ठीक है। एक तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो हम लोग करते हैं, और यहीं पे बिजनेस का जो कैश होता है उसे बिजनेस ओनर्स बहुत जल्दी यूज़ करना शुरू कर देते हैं पर्सनल अपने खर्चों के लिए, राइट ठीक है, बिल्कुल और वहाँ पे उसके बाद उनका बिजनेस जो है वो धीरे धीरे लॉस में जाना शुरू शुरू हो जाता है। एक और बहुत बड़ी फाइनेंशियल प्लानिंग है जो नहीं की जाती है, वो फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं इसलिए करते हैं, वो होती है आपकी वर्किंग कैपिटल। राइट देखिए वर्किंग कैपिटल का ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल क्यों क्रिएट करते हैं, वर्किंग कैपिटल कहते किसे हैं? जो आपने कहा निकिता की बिजनेस चलाने के लिए रेगुलर खर्चे होंगे, जी कौन कौन से होंगे? आप स्टाफ की सैलरी दोगे, स्टाफ की सैलरी हो गया, आपके रेंट्स हो गए, आपके ट्रांसपोर्टेशन हो गया, आपका मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो गया, बिल्कुल ऑफिस के जी। और भी ओवरहेड्स होते हैं, तो ये सारे क्या हो गए आपके वेरिएबल वेरिएबल एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपका बिजनेस सेटअप स्टार्ट हो रहा था 15 लाख में, आपने 15 लाख का प्रोविजन रखा, ठीक है ठीक है, बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो क्या नेक्स्ट डे से आपके पास अगले महीने के पैसे आ जाएंगे? नहीं पॉसिबिलिटी नहीं 50-50 होती है, नहीं जी राइट, क्योंकि बहुत कम बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो आपको इमीडिएट प्रॉफिट प्रॉफिट दे दें, और बहुत सारे बिजनेसेस में आपको ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आपके पास बिजनेस की सेल्स नहीं हो रही है और आपको वो बिजनेस को चलाए रखना है, यू कांट क्लोज दैट बिजनेस, यू कांट यू नो सी कि नहीं मैं इस महीने आपको सैलरीज नहीं दूंगा, और अगर आप एक महीने सैलरी नहीं दोगे या एक महीने बिल्डिंग रेंट नहीं दोगे, एक महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल नहीं पे करोगे, तो आपका बिजनेस जो है वो प्रॉब्लम में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहते हैं आपका वर्किंग कैपिटल, जो बिजनेस को चलाने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ओके, तो सर ये बोल सकते हैं जो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है
मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया और आपका मान लो 1-2 मंथ्स आपके पास सेल्स नहीं है, आपने सैलरी भी देनी है, आपने रेंट भी देना है, तो वो आप कैपिटल किस तरह से डिसाइड कर सकते हो कि मेरे को कितने टाइम तक वो मैनेज करनी पड़ेगी चीज़ें, या आपको कितने महीने का वर्किंग कैपिटल Working अपने capital बिजनेस में रखना चाहिए? रखना चाहिए? ये ही एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी के ऊपर आपके पूरे बिजनेस की फाइनेंशियल प्लानिंग डिपेंड करती है। इसका तरीका क्या होता है कि आप कोई थंब रूल नहीं कह सकते कि आपको मिनिमम 1 महीने का रखना चाहिए या 2 महीने का रखना चाहिए। जनरली ओवरऑल बिजनेसेस में आपके पास 3 से 6 महीने का वर्किंग कैपिटल होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये रूल नहीं है, मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है आप किस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और उस इंडस्ट्री में आपका जो टर्नओवर है वो सेल्स आपका किस तरीके से होता है। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, आपको इसके बारे में क्लैरिटी मिल जाएगी। अगर आप टूरिज़्म इंडस्ट्री में हो, ठीक है, ओके, अब आप हिमाचल की बात करो तो हिमाचल में जो टूरिस्ट सीज़न है वो कितने महीने के लिए होता है मैक्सिमम? 5 मंथ्स 5 मंथ्स, 4 मंथ्स, पीक पे आपका 4-5 मंथ्स के लिए होता है, ऑलमोस्ट 3 to 4 months। राइट। तो क्या जो होटल इंडस्ट्री है वो 4 महीने बिजनेस करने के बाद बाकी 8 महीने बिजनेस नहीं करती? करती है। उनको अपने होटल्स को ऑपरेशनल रखना पड़ेगा, उनको उसे अपना फंक्शनल रखना पड़ेगा और उसकी मेंटेनेंस भी करनी पड़ेगी, राइट। तो ऐसा नहीं है कि आपने 4 महीने ही आपका बिजनेस होता है तो आप 4 महीने ही होटल की बिजली के बिल दोगे और गवर्नमेंट को कह दोगे कि नहीं अगले 8 महीने तो सीजन नहीं है, मैं नहीं दूंगा। तो क्या होगा, आपका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। हम ये कह सकते हैं सर कि मार्केट में आपको अपनी एग्जिस्टेंस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें मेंटेन करके चलनी पड़ेंगी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि इसी एग्जांपल में होटल इंडस्ट्री का अगर 4 महीने का सीजन है जहाँ पर अच्छा बिजनेस करते कैश फ्लो आता है और आज बाकी नहीं आता, तो कितने महीने का उनको वर्किंग कैपिटल मेंटेन करना चाहिए? 8 मंथ्स का। 8 मंथ्स का। तो अब आप कैसे कैलकुलेशन करोगे कि आप देखोगे कि मुझे हर महीने एवरेज है ना, पूरा 8 महीने का जो आपका सीजनल बिजनेस नहीं है वो प्लस जो आपका सीजनल बिजनेस है उसका टोटल खर्चा एक्सपेंसेस कितने हैं, राइट। और उसको आप 8 मंथ्स के हिसाब से कैलकुलेट करो और उतने मंथ्स का आपके पास कैश अवेलेबल होना ज़रूरी है। वो वर्किंग कैपिटल आपकी अवेलेबल होनी चाहिए, चाहे वो आपने बैंक में रखी है या कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, बट वो कैश आपका लिक्विडिटी होनी चाहिए उसका, दैट शुड बी लिक्विड एसेट बिकॉज उसको आप इमीडिएटली पेमेंट्स के लिए यूज़ कर सको। ओके। ऐसा कोई आप उसको इन्वेस्टमेंट मत कर रखो कि जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो आप उसको खरीद मतलब यूज़ ना कर पाओ। कई लोग क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं मेरे पास 8 महीने की वर्किंग कैपिटल है, मैंने 8 महीने का क्या किया, ज़मीन खरीद ली। एफडी तोड़ी जा सकती है मगर ज़मीन को आप इमीडिएटली नहीं बेच सकते, कन्वर्ट नहीं कर सकते कैश में। इसलिए लिक्विडिटी होना, इसको कहते हैं लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट, कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो जो कैपिटल है वो इस शेप में हो कि वो कैश में इमीडिएटली कन्वर्ट हो सके। तो इस तरह की अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो तो आपका बिजनेस जो है वो अच्छा चल सकता है और मिनिमम इतनी कैपिटल के बाद ही आपको बिजनेस में आना चाहिए। ओके। तो ये जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का अभी हमने डिस्कस किया, तो आई होप जो नए बिजनेसेस अभी स्टार्ट कर रहे हैं अपना बिजनेसेस, तो उनको पता चल गया होगा कि किस तरह से हम इन चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी कॉस्टिंग निकाल सकते हैं कि मेरी वेरिएबल कॉस्ट इतनी है और मेरे को जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो मेरी इतनी आएगी। तो वो चीज़ें हमारी यहाँ पे मैनेज ईजिली हो जाएंगी, क्योंकि अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग अच्छी नहीं है तो आप बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे। जी, इसके लिए हमें कितना प्रोविज़न रखना चाहिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो यही हमारा डिसाइड करता है कि हम मार्केट में कब तक एग्जिस्ट रहेंगे या हमारी किस तरीके से हम लोग अपने बिजनेस के लिए आगे चीज़ें प्लान कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी जितना मैंने भी मार्केट में देखा है, बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे करते हैं कि स्टार्टिंग में वो अपना फिक्स्ड कॉस्ट लगा देते हैं एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या अपने सेटअप के लिए,
बट उसके बाद वो लोग प्रोविज़न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं रखते हैं आगे के मंथ्स के लिए। सो उस वजह से स्टाफ भी हायर कर लिया, सब कुछ कर लिया, बट स्टाफ को सैलरी नहीं मिल रही है। अब उनके पास इतना इनफ बैलेंस ही नहीं है कि वो अपने रिकरिंग अपने एक्सपेंसेस को कर सके, और आगे की मंथ वो एग्जिस्टेंस के लिए भी कुछ नहीं रख पाते। सो फिर उसका वही वो फेलियर उनके लिए बहुत बड़ा उनका रिजल्ट आता है उस चीज़ और उसमें एक और जो अनफोर्सिन फैक्टर्स होते हैं, कंपटीशन, टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो आपकी चेंज हो रही है, जो आपने अभी कैलकुलेट नहीं किया है। जैसे क्या हो गया कि सपोज सडनली अभी पीछे कोविड आ गया था, ठीक है, वो तो चलो बहुत रेयर था, लेकिन आपका टेक्नोलॉजी में कुछ चेंजेस हो गई, आपको कंपटीशन इतना आ गया, बड़े ब्रांड्स लॉन्च कर गए और आप उनके साथ फाइट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पे लेके आना चाहते हो, आप नई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करना चाहते हो, ठीक है, आपको कोई मोबाइल ऐप बनानी है, कोई और चीज़ आपको कस्टमर को सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करना है, बट आपके पास उसके लिए भी प्रोविजन होना बहुत ज़रूरी होते हैं। तो बिजनेस की सक्सेस एक फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा एक और फैक्टर पे भी डिपेंड करती है, और वो है एक अच्छी टीम। और अगर आपके पास अच्छी टीम नहीं है तो आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है वो रिकवर नहीं हो पाएगी, बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आ पाएगा, बिजनेस चल नहीं पाएगा। टीम सिलेक्शन के लिए कितने लोग आपको चाहिए, कौन सी टीम आपको चाहिए, कब टीम हायर करनी है, किस पैकेजेस पे आपको टीम हायर करनी चाहिए, ये भी अपने आप में बिजनेस को लेकर के चैलेंजेस होते हैं। हाँ जी सर, ये सारे फैक्टर्स भी हमें डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है।